आज हम एक ऐसे रूलर की कहानी सुनने वाले हैं जिसको इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट क्रूएल रूलर बताया जाता है। एक ऐसा रूलर जो अपने दुश्मनों को जिंदा छील देता था, एक पूरी कम्युनिटी को ब्रूटली मार देता था, सिर्फ अपनी ताकत और डोमिनेंस दिखाने के लिए। जो भी उस रूलर के खिलाफ जाता या फिर बोलता, वो उसको पब्लिकली सबके सामने मौत के घाट उतार देता, उसको फांसी लगा देता या फिर जिंदा हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देता। वो रूलर इतना ज्यादा एरोगेंट था कि उसने सजदा और पाइबोस जैसे रूल्स तक को लागू किया था, जिसका मतलब ये है कि कोई भी उस किंग को अगर मिलने आएगा तो उससे पहले किंग को सलाम करना पड़ेगा, देन उसके बाद किंग के पैरों को चूमना पड़ेगा। That was the rule in his area. बट क्या वो सिर्फ एक क्रूएल रूलर था? कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि he was even very great ruler and warrior. उसने अपनी आर्मी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था जिस आर्मी की वजह से he dominated the area. तो आज हम इसी मिस्टीरियस फिगर एंड मुगल सल्तनत के 9वें रूलर गियासुद्दीन बलबन की बात करने वाले हैं। तो बलबन का जन्म सन 1232 में टर्किस्तान के अराउंड होता है। बचपन में ही बलबन को मंगोल्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है एंड उसको अपना स्लेव बना लिया जाता है एंड वो बलबन को काफी टाइम तक अपना स्लेव बना के रखते हैं एंड उसके कुछ टाइम बाद वो बलबन को दिल्ली के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश को बेच देते हैं। लेकिन सुल्तान को ये नहीं पता था कि जिसको वो एज अ स्लेव खरीद रहे हैं वो आगे चल के उनकी ही सल्तनत पे राज करने वाला है। अब जब सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को खरीद लिया जाता है, उसके बाद से सुल्तान इल्तुतमिश बलबन की क्वालिटीज को पहचान लेते हैं। बलबन्स बचपन से ही मंगोल्स के साथ रहे थे एंड मंगोल्स को जाना ही जाता है फॉर देयर बेटर मिलिट्री। एंड बलबन जब मंगोल्स के साथ रहे थे, उन्होंने उनकी बहुत सारी मिलिट्री टैक्टिक्स को वहीं से सीख लिया था, जिसको उन्होंने धीरे धीरे सुल्तान इल्तुतमिश को बताया, जिसके बाद उन्होंने इसको अपनी आर्मी में इम्प्लीमेंट किया एंड उनकी आर्मी सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, जिस कारण सुल्तान इल्तुतमिश का और बलबन का कनेक्शन काफ़ी अच्छा बनने लग गया एंड धीरे धीरे बलबन की पोस्टिंग हाई होती गई। एंड ऐसे ही प्रमोशन होते होते ही इवेंचुअली उनको नोबल्स कोर्ट का पार्ट तक बना दिया जाता है। लेकिन बलबन यहाँ तक रुकने वाला नहीं था। इन ईयर 1266 नसीरुद्दीन की डेथ हो जाती है एंड उनका कोई सन ना होने के कारण एंड ना ही कोई ब्लड रिलेटेड फैमिली मेंबर होने के कारण उनका आगे कोई सक्सेसर नहीं बचता है। बलबन उस टाइम तक नसीरुद्दीन के वजीर बन गए थे, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ के बाद कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाकर खुद को एज अ किंग डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ से शुरू होती है एक क्रूएल राजा की तानाशाही। अब बलबन को इस थ्रोन को पाने के लिए काफी सारी खून की नदियां तक बहानी पड़ गई थी। चालंगनी के नोबल्स जो एक टाइम पे बलबन के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ही वाज इवन द लीडर ऑफ चालंगनी नोबल्स। अब वही नोबल्स बलबन के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि उसको पता था ये 40 नोबल्स उसके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बलबन एक किंग बने। लेकिन वो उसके विरुद्ध गया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ किंग, जिस वजह से उसको उन नोबल्स को अपने रास्ते से हटाना पड़ गया। तो बलबन ने अब एक एक करके उन 40 नोबल्स को मौत के घाट उतार दिया। एंड अब बलबन की क्रुएलिटी का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हो कि हिस्टोरियन जियाउद्दीन बलबन के बारे में ये लिखते हैं कि उन्होंने मलिक नाम के एक नोबल को पब्लिकली कोड़ों से पीट कर मार दिया था। उनको इतनी ब्रूटैलिटी से मारा गया था कि पब्लिक के मन में और भी सारे नोबल्स के मन में एक डर का माहौल बैठ गया था। अब बलबन ने ऐसे ही काफ़ी सारे नोबल्स को बहुत ही ज़्यादा क्रूएल पनिशमेंट दी थी, लाइक उनको पब्लिकली फांसी दे देना, उनको कोड़ों से मार के जान से मार देना एंड यहाँ तक कि जिंदा हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देना। एंड इन सारी क्रूएल पनिशमेंट्स का एक ही मतलब था, वो नोबल्स के दिल में डर बैठाना चाहता था। वो ये चाहता था कि जितने भी नोबल्स उसके खिलाफ हैं उनके अंदर एक डर का माहौल बैठ जाए एंड वो जो कुछ भी उसके खिलाफ सोच रहे हैं वो कुछ भी ना कर पाए, वो सिर्फ डर के सहम के चुपचाप बैठे रहे। अब बात करते हैं बलबन के कुछ क्रूएल इंसिडेंट्स की जो उसने अपने रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए किए थे। इसमें से सबसे पहला था कतेहर राजपूत मसैकर। ईयर 1254 कतेहर जो आज के टाइम का यूपी है, वहाँ पे राजपूत दिल्ली पे फ्रीक्वेंटली हमला करते रहते थे एंड दिल्ली पे उस टाइम पे बलबन का राज था। बलबन ने राजपूत के फ्रीक्वेंट अटैक से तंग आकर उसने ये डिसाइड किया कि वो राजपूत पे एक फुल ऑन अटैक करेगा। एंड ऐसे ही बलबन रात के टाइम पे अपनी पूरी आर्मी को लेकर कतिहर पर अटैक कर देता है।
जिस अटैक के दौरान करीब करीब 1 लाख से ज्यादा मेल्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एंड इवन कथिहाल में उसने एक ऐसा ऑर्डर तक पास कर दिया था जिसके अंदर उसने ये कहा था कि जो भी मेल 8 साल से ऊपर तुम्हें दिखाई देता है उसको मार दो, एंड जो भी 8 साल से कम का मेल है या फिर फीमेल्स हैं उनको पकड़ के स्लेव बनाओ एंड उनको दूसरे एरियाज में भेज दो या फिर उनको अपने काम के लिए रखो। He was that cruel. It was literally a genocide. बलबन का इस इंसिडेंट के पीछे सिर्फ एक ही सोल पर्पस था, अपनी डोमिनेंस को दिखाना। वो ये बताना चाहता था कि जो भी उससे पंगा लेगा वो उसके एरिया को बिल्कुल तहस नहस कर देगा, वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। उसने उस एरिया के अंदर जितने भी गाँव आए उनको जला दिया। वो इतना बड़ा साइकोपैथ है। अब बलबन का एक और क्रूअल एक्ट था, सप्रेशन ऑफ रेबेलियंस। कथेर के बाद भी बलबन रुका नहीं। उसने अवध एंड दोआब रीजन के अंदर राजपूत एंड जाट कम्युनिटीज का मास एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कर दिया था। उसने काफी सारे विलेजेस को जलाया, काफी सारे मेंस को मार दिया। उसको जितने भी मेंस दिखते थे जाट एंड राजपूत कम्युनिटीज के जो कि स्पेशली रेबेलियंस थे, वो उनको बहुत बुरे तरीके से ब्रूटली मार देता था, उनकी फैमिलीज को स्लेव बना के बेच देता था। वो सेम ही चीज करता था जो कि उसने कथिहार रीजन में करी थी। एंड कुछ टाइम बाद तो उसने इवन किड्स एंड वुमेन्स को भी मारना शुरू कर दिया था। पहले वो किड्स एंड वुमेन्स को स्लेव बनाता था, लेकिन इन दिस रेबेलियन पार्ट उसने वुमेन्स एंड किड्स को मारना भी शुरू कर दिया था। एंड वो इतने ब्रूटल तरीके से रेबेलियंस को खत्म करता था कि जितने भी रेबेलियंस अब बलबन के एरिया के अंदर आते थे वो बिल्कुल डर के रहने लग गए थे। अब इन जेनोसाइड्स के अलावा हम बलबन की पब्लिक पनिशमेंट्स की बात करते हैं कि वो अपने रूल के अंदर लोगों को क्या क्या पनिशमेंट्स देता था। बलबन का रूल या डर सिर्फ उसके कैंप्स पर ही नहीं था, बल्कि वो अपनी प्रजा में अपना डर बैठाने के लिए काफी ज्यादा पेनफुल एंड क्रूअल पनिशमेंट्स देता था, जिसमें से बलबन की मोस्ट यूज्ड पनिशमेंट थी जिंदा इंसान की चमड़ी उतार देना। यस, लिटरली उनकी स्किन को पील कर देना while they were alive। और वो ऐसे काफी सारे क्रूअल पनिशमेंट्स देता था, लाइक क्रूसिफिकेशन या जिंदा हाथी के पैर से कुचलवा देना। ऐसे सारे पनिशमेंट्स वो पब्लिक के सामने देता था क्योंकि वो चाहता था कि उसकी प्रजा के अंदर एक डर बना रहे, ताकि वो बलबन के खिलाफ कभी भी कोई भी तरीके का रेबेलियन स्टार्ट ना कर दें, वो किसी ग्रुप के साथ मिलके बलबन के खिलाफ ना हो जाए। वो हर बार पब्लिक को ये दिखा देता था कि वो कितना ज्यादा क्रूअल है। अगर कोई भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, कोई भी बलबन के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो वो उसका इसी तरीके से हाल करेगा, उनकी चमड़ी उतार देगा। एंड बलबन कितना बड़ा साइको था, आप उस चीज का अंदाजा ऐसा लगा सकते हो कि एक बार हरियाणा में चोरी हुई एंड बलबन का शक एक विलेज पे गया कि इसी विलेज में से किसी ना किसी ने चोरी करी होगी, बट ही वाज नॉट श्योर कि वो पर्सन कौन है जिसने इस चोरी को अंजाम दिया। तो उसने पता है क्या किया, उसने पूरी की पूरी विलेज को ही मरवा दिया। यस, लिटरली उसने विलेज के जितने भी मेंस दिखे, जितने भी उसको मर्द उस विलेज के अंदर दिखे, उसने सबको मरवा दिया, क्योंकि उस विलेज में से किसी ने चोरी करी थी। बस उसको शक था, जिस वजह से उसने पूरी की पूरी विलेज के मेंस को मार दिया था। Yes, he was that psycho। और ऐसी काफी सारी कलेक्टिव पनिशमेंट्स को बलबन ने अंजाम दिया था, जिससे पब्लिक के अंदर बलबन को लेके काफी ज्यादा डर बना रहता था। That's why he is the one of the most cruel king in the Indian history। And बलबन क्रूअल होने के साथ साथ काफी ज्यादा एरोगेंट भी था। एंड उसकी एरोगेंस का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि उसने अपने रूल के अंदर एक ऐसा लॉ बनवाया था जिसका नाम था सजदा एंड पाइबोस, जिसके अकॉर्डिंग बलबन के रूल में कोई भी मैसेंजर या किंग बलबन से मिलने आएगा तो उसको बलबन को झुक के सलाम करना पड़ेगा एंड उसके पैरों को चूमना पड़ेगा। यस, उसको लिटरली उसके पैर पे किस करनी पड़ेगी बलबन से बात करने से भी पहले। आप इसी रूल से ये अंदाजा लगा सकते हो कि बलबन खुद को कितना बड़ा किंग समझता था, वो कोई एक तरीके से भगवान समझता था, जिस वजह से बलबन एक बहुत ही एरोगेंट राजा माना जाता है। लेकिन कई हिस्टोरियंस का ये मानना भी है कि बलबन क्रूएल तो था, लेकिन ही वाज अ ग्रेट रूलर। बलबन की लेगेसी को जियाउद्दीन ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं कि लाइक बलबन वाज अ ग्रेट वॉरियर जिसने अपनी मिलिट्री में स्टेबलाइजेशन लाई। उन्होंने बताया कि बलबन ने स्टेबिलिटी को लाया, लेकिन उसके लिए बलबन ने इमेंस क्रूएलिटी का रास्ता चुना। एंड हिस्टोरियन सतीश चंद्रा का ये मानना है कि बलबन की क्रूएलिटी एक टूल था जिससे वो मंगोल्स इन्वेजन और रेबेलियंस को रोकना चाहता था। अब बात करते हैं कि बलबन की डायनेस्टी का एंड कैसे हुआ। इन ईयर 1287 बलबन डाइड लाइकरी फ्लोमा इलनेस। अब इस इलनेस के बढ़ने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि ड्यूरिंग फाइटिंग्स विद मंगोल्स बलबन के बेटे की डेथ हो जाती है, जिसके बाद से ही बलबन की इलनेस और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन, बलबन ने अपना थ्रोन अपने ग्रैंडसन मुइजुद्दीन को दे दिया था।
लेकिन मुइज़ुद्दीन इस पावर को अच्छे से संभाल नहीं पाया, जिसके कारण बलबन की डायनेस्टी उसका पोता 3 साल तक भी चला नहीं पाया। इन ईयर 1219 खिलजी डायनेस्टी ने मुइज़ुद्दीन से उसकी पावर को छीन लिया एंड उसके बाद से बलबन की पूरी डायनेस्टी का एंड हो गया। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। मैंने आपको बलबन की ब्रीफ हिस्ट्री बहुत ही कम टाइम के अंदर समझाने की कोशिश करी है। मैंने आपको वो कहाँ से आया एंड उसकी डेथ कैसे हुई, उसके क्रूअल एक्ट्स एंड उसके पीछे का रीज़न बता दिया है। तो आपको क्या लगता है, वॉज बलबन रियली अ क्रूअल किंग और ही वॉज जस्ट अ ग्रेट रूलर?